रिश्ते चाहे सगे हों या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1000 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट पर दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1000 रुपये थे जिसमें मुझे अपने बच्चे को खाना भी खिलाना था और उसकी दवाई का भी इंतजाम करना था। पहले बच्चे के खाने का सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 1000 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों में से 500 रुपये का नोट उसे दिया कि न जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसके पैसे दे दूंगी। लेकिन दिमाग ने कहा शायद ये भगवान की तरफ से मेरी मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चे को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी। न जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी पैसे दे दूंगी और अगर कम पड़े तो मैं उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वो मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घर में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। आखिरकार जब मैं 16 की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुआ में हार गए और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शराबी के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घर में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में छुपाती तो कभी राशन के डब्बे में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे तीनों बेटे दिए थे। कोई बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वो घर आ जाता था और फिर जो भी कीमत सामान नजर आता था उसे उठाकर बेच देता था। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगता था और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते तो वो बच्चों को भी मारने लगता था। मुझे इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना है और वो ये घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए ये घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी ये काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पर छत तो है जो उनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घर में जो औरतें थी वो भी मेरे ही जैसी थी, मेहनत करती और अपने बच्चों को पेट पालती थी। आज मेरे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और यह चीज मुझे चैन नहीं देने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मुझे तनख्वाह मिल गई, तो मैंने सोचा मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसीलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरानी हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपटने के बाद वह मुझसे बात करेगा। खैर, मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही सब्जी वाले के पास आई थी, इसीलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपटकर वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफी सब्जी उसे बता दी और वो बोलने लगा। फिर सब्जियां तोलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और जो उसने मुझे कहा उसे सुनकर मुझे झटका लगा कि उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपए मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है,
इसीलिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दिया, लेकिन उसने 50 रुपए ही काटकर बाकी 450 रुपये मुझे वापस दे दिए। और जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहक की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर वापस घर आ गई और फिर यह रोज का हो गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए की भी सब्जी लेती, वह मुझसे केवल 50 रुपये ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 रुपए तक की होती थी, लेकिन वह मुझसे 50 से ज्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता कि सारे ग्राहक हट जाएं, या पहले वह मुझे सब्जी देता कि मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देगा, ताकि किसी को मालूम न हो सके कि कितनी सारी सब्जी उसने मुझे 50 रुपए में दे रही है। शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी जरूरतें पूरी होना शुरू हो गई, तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 माह हो चुके थे। मैं रोजाना सब्जी ले जाऊं या हफ्ते में एक दफा भी, मैं जब भी सब्जी ले जाती वह मुझसे 50 रुपये ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर ही देता था। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी यह सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती कि बार बार उसके पास ना जाऊं। लेकिन उसकी सब्जी के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी जरूरत पूरी करनी शुरू कर दी थी और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसीलिए मुझे इससे ही सब्जी लेना पड़ती, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते थे, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा यह सोचकर जाती कि इससे जरूर पूछूंगी कि 50 रुपए का क्या मामला है और वह मुझे यह सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए जरूरी था उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी जाती उसकी दुकान पर ग्राहक होते, कभी मेरे सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले से मौजूद होते थे। मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं औरत थी, मुझे अंदाजा हो जाता उसकी नियत का। लेकिन ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था, क्योंकि वो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वह किसी औरत को नजर भरकर भी नहीं देखता था। और यह बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनकी मदद करने की जरूरत थी। कि वो लोग ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है। यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था। लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका मिल ही नहीं रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं और राम सिंह की मदद करूं। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, कम से कम भी 2-3 हजार की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा। मैंने सारी सब्जी जब तुलवाई तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन उसने फिर खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दी। और जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपये दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने 5,000 में से भी 50 काटकर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि ये सब्जी अपनी मालकिन के लिए ले जा रही हूँ। उसके हैरत चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काटकर 2,000 रुपये मुझे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसीलिए मैं आराम से सवाल न कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उससे अगले दिन 2 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं सब्जी वाले की दुकान पर जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उस सब्जी वाले की दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहाँ पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपए में सब्जी दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल न कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था, मैं खुद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझसे सारी सब्जियां 50 रुपए में ही दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया तो उसने मुझसे 50 रुपए ही लिए, क्योंकि उस लड़के ने बताया कि ये बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही कि उसकी दुकान के मालिक ने उसे यह बात क्यों कही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी यहाँ आऊँ, किसी भी समय कोई भी चीज लूँ तो 50 रुपए ही लेना।
मैंने आज भी सब्जी ली, उसकी कीमत 300 जितनी होगी, लेकिन उसने मुझसे 50 रुपए ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। अब तो मुझे ये बात नामुमकिन सी लगने लगी, क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का ही हुआ करता था और वो सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी और अच्छी ही मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दिनों ये हुआ था कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी, और ये सब उस कम कीमत सब्जी की वजह से ही नामुमकिन हुआ था, क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों को 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और फिर शायद मेरी जिल्लत भरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। जब ये सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी। इसीलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, और वो इसीलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दूंगी। सब्जी वाले का ये राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहली बात मेरे किरदार पर आ जाती, और मैं गरीब जरूर थी लेकिन बद किरदार नहीं थी। लेकिन ये बात तो कोई नहीं समझता और सब मुझसे सवाल करने लगते कि वो इतने कम पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता है। इस सब मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी, और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर से आ रही थी, इसीलिए सब्जी लेने में भी देर हो गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद था, वो दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते ही साथ ही उससे सवाल करना शुरू किया कि तुम ये सब्जी 50 रुपए में ही क्यों देते हो, और इसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरह से मदद कर रहे हो। उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया है। घर में और घर की बहुत सी छोटी मोटी चीजें मैंने ले ली हैं जो पति की नजर से बचाकर रखी हैं। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत निगाह से नहीं देखा, और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं था। अगर वो मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वो मेरी ही मदद क्यों करता है। जब मैंने ये सवाल उससे किया तो वो घबरा गया, रोकर कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे जिद की कि वो मेरे सवाल का जवाब दे या मैं उससे सब्जी नहीं खरीदूंगी, तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा उसी की दुकान से लूंगी। मैंने उससे वादा कर लिया तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर आ जाऊं, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों के जवाब उधर ही दे दे। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और वो मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय वो सब्जियां उठाई और घर आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी, आखिर उसने मुझे बुलाया क्यों है, और वो भी शाम के बाद। और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब ना ही ले सकूंगी, और अगर चली गई तो मेरे साथ वो ना जाने क्या कर दे, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा। मेरी जिंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही मिले थे, सिर्फ ये सब्जी वाला कुछ ठीक लगता था। लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर क्यों बुलाया। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूं। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था।
मैं जल्दी जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बेटे के पास छोड़कर और उनको सख्ती से समझाकर घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छड़ी छुपाई और घर की तरफ चल दी। और छड़ी मैंने इसलिए रखी थी कि मुसीबत में काम आ सके, अगर जरूरत पड़े तो। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलने दूं। मुझे क्या जरूरत है सवाल करने की, मेरी तो जरूरतें पूरी ही हो रही हैं और मेरे बच्चों को खाना मिल रहा है, कि अच्छी पढ़ाई हो रही है और घर की जरूरतें पूरी हो रही हैं। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर ये बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज तेज धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती दरवाजा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैंने अंदर कदम बढ़ाए, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी तो मैं चौंक गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गिरी हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, उसके बाद से मैंने अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं रखा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में हैं और मैंने तो समझ लिया था कि वो मेरे लिए मर चुके हैं और कभी भूलकर भी उनके बारे में नहीं सोचा था। कभी माँ का ख्याल आता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मेरी माताजी को भी मेरे पिताजी किसी जगह जुए में हार गए थे और उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं कि उन सबको मरा हुआ मानने के बाद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे हुए नजर आए। मुझे वे देखते ही और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझे कहा कि आपने इनको पहचाना। मेरी तो जुबान बंद हो चुकी थी कि क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि ये आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी। मैं आपका भाई हूँ। और ये सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहनें थी। मुझे तो लगता था कि आज बिजली गिरने वाली है और इतने सारे झटके मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको फालिज का अटैक हुआ था और वो जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से, जो मेरा भाई था, उससे पूछा कि ये सब क्या है, तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो, हम तो 2 बहनें थी और फिर ये तुम्हारे पास कैसे। उसने मुझे बताया कि मेरे विवाह के 1 साल बाद ही मेरी माताजी को ये जुए में हार गए थे, लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिससे वो अपने घर में ही लेकर आ गए थे। एक और जगह रखा था सब्जी वाला, उसी औरत से मेरा भाई था। उसको जन्म देते ही वो औरत मर गई और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वो बहन थी उसी के हाथों मेरी माताजी का दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की है और अच्छे बुरे की समझ दी है। जब वो कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसको सारी बात बताई ताकि ये भी अपने पिता की सूरत पर ना जाए। 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो उसको अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला कि वो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी और उसके साथ उसका बच्चा भी मरा हुआ था। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ ही पढ़ाई न करने की वजह से वो कोई नौकरी भी नहीं कर सका था, इसीलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो मेहनत से दिल लगाकर काम करता था और उसकी इज्जत भी बहुत थी समाज में।
एक दिन उसको पिताजी मिले और जिस हालत में वो मिले उससे उस पर तरस आ गया और वो अपने घर ले आया और अब पिता की खिदमत ही कर रहा था। उसने दुकान पर लड़का रख लिया था क्योंकि उनसे बोला भी नहीं जा सकता था, ना ही कुछ खा सकते थे। और मेरे बारे में उनसे जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसीलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की। और वो 50 रुपए भी इसीलिए लेता था कि मेरी खुददारी को चोट ना पहुँचे। अगर वो मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर ना जाती, क्योंकि शुरू में मैं सोचती थी कि वो गलती से उसे ज्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की जरूरत पूरी होनी शुरू हुई तो मैं खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी और जानबूझकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और ये गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े और मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में अच्छा इंसान दे दिया है। और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर लेकर जाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिता को माफ कर दिया, क्योंकि उसने जो किया हमारे साथ उसकी सजा उसे जिंदगी में मिल चुकी थी और नर्क में भगवान उसका हिसाब लेंगे। और अपनी माँ की तरफ से भी उस आदमी को माफ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं आती जाती रहूंगी और इस पिता का भी ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में भाई ने बताया कि उनकी बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए उनसे शराब छुड़वाने की विभाग में एडमिशन करा दिया है और वो जल्दी एक अच्छे इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज नहीं रहे थे जिनके जरिए मैं अपने भाई का धन्यवाद अदा करती, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं परवरिश का असर बहुत होता है। उसकी रगों में खून तो मेरे पिता का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, जो कि खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।